पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए। 20 मिनट में इस खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। दोनों ट्रेलर की हालत देखकर अंदाजा हो गया होगा कि दोनों के बीच टक्कर कितनी जोरदार रही होगी और इसमें बैठे लोगों का क्या हुआ होगा। भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीरें दौसा के लालसोट के चौड़ियावास गांव के पास की हैं। यहां NH 11A पर बाईपास चौराहे के नजदीक बुधवार की देर रात दोनों ट्रेलर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई थी। इस टक्कर में दोनों ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए। एक ट्रेलर में बैठे खलासी आसाराम वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। आसाराम वर्मा टोंक का रहने वाला था। इस हादसे में एक ड्राइवर सत्यनारायण शर्मा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे लालसोट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिन ट्रेलर की टक्कर हुई है उसमें एक में मार्बल भरा था जबकि दूसरे में कोयला भरा हुआ था। कोरोना काल में बार बार लगाए जा रहे लॉकडाउन का प्रदेश की इकोनॉमी पर बेहद विपरीत असर पड़ा है। लॉकडाउन के चलते प्रदेश का राजस्व 80% तक घट गया है। कोरोना ने आम लोगों की सेहत के साथ ही प्रदेश की आर्थिक सेहत पर भी जबरदस्त कहर ढाया है। कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रदेश में कभी जन अनुशासन पखवाड़ा, कभी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा तो कभी त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े के रूप में लॉकडाउन लागू करना पड़ा है। इसके कारण सरकारी आय का जरिया बंद हो गया है। सरकार के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होगी तो जाहिर तौर पर इससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि प्रदेश में विकास की गति को थमने नहीं दिया जाएगा। भले ही राजस्व 80% तक घट गया हो, लेकिन बेहतर आर्थिक प्रबंधन के जरिए स्थितियां संभाली जाएंगी। कोरोना काल के अंदर भी कोई कमी नहीं रखेंगे। हालांकि अभी 80% रेवेन्यू कम हो गई है, 80%, क्योंकि सब लॉकडाउन हो गया लंबा। कभी अनुशासन पखवाड़ा मनाया, कभी अभी लॉकडाउन कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, तो आप समझते हो सब काम बंद है तो रेवेन्यू कम हो रही है। पर मैनेजमेंट इतना अच्छा करेंगे, वित्तीय प्रबंधन सब तरह के से कैसे सड़कों का जाल बिछे राजस्थान के अंदर। स्टेट बजट में भी अच्छा प्रोविजन किया। दरअसल राज्य सरकार ने कोरोना काल में प्रदेश की आर्थिक सेहत की बजाय लोगों की जान को ज्यादा तवज्जो देकर लोक कल्याणकारी सरकार होने का धर्म निभाया है। लेकिन राजस्व घटने से बड़ी परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं पर संकट आना तय है। महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जारी रखने के लिए सरकार को अब कर्ज लेना पड़ सकता है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों के सत्र 2020-21 की स्थगित परीक्षाओं के आयोजन और आगामी शैक्षणिक सत्र 2021-2022 को समय पर प्रारंभ करने के संबंध में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने इसे लेकर कहा है कि समिति के संयोजक और सदस्य इसे लेकर अपनी रिपोर्ट 15 दिन में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे। आपको बता दें कि कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से समस्त विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो पाने की वजह से आगामी शैक्षणिक सत्र भी प्रभावित होने की आशंका है। राज्य सरकार ने जिस समिति का गठन किया है उस समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप करेंगे। राजस्थान में कोरोना संक्रमण से हुई मौत से जुड़े मामलों का ऑडिट करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बाबत आदेश भी दे दिए हैं। सीएम गहलोत के मुताबिक डेथ ऑडिट का मकसद कोविड और नॉन कोविड मौतों की वास्तविकता का पता लगाना है। इसे लेकर सीएम ने कहा कि राजस्थान में मौतों को छिपाने की कोई परंपरा नहीं है और उन्हें आंकड़ों की नहीं बल्कि प्रदेश वासियों के जीवन की चिंता है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोविड-19 से हुई मौतों के आंकड़ों का वरिष्ठ अधिकारियों से पहले पुनर्सत्यापन करवाया जा चुका है। इसके बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों पर कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों का सभी जिलों में निर्धारित सैंपल साइज के मुताबिक निर्धारित समय में सत्यापन करवाया जाएगा।
इसके लिए वरिष्ठ चिकित्सकों की अध्यक्षता में 3 दल भी गठित किए जा चुके हैं। अरे टिको नहीं लगा, निकलो वहाँ पूरा कट गया। टिको लगाओ। इस बातचीत से ये तो समझ आ गया होगा कि मामला टीका के डर से जुड़ा है और मौके पर मौजूद लोग टीका लगवाने के लिए इस महिला को समझाने में जुटे हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर वो कतई मानने को तैयार नहीं है। वैक्सीन से डर की कहानी विस्तार से बताएं, उससे पहले ये बता दें कि ये पूरा मामला चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी कस्बे के बांग्लो का खेड़ा का है। जैसे ही यहाँ टीका लगवाने वाली टीम पहुंची, कई लोग दहशत में आ गए। 70 साल की ये बुजुर्ग महिला धापूबाई गोमती तो इतनी डर गई कि खाना पीना छोड़कर घर से भागी और सीधे जाकर इन झाड़ियों में छिपकर लेट गई, जिसके बाद सरपंच और अन्य कई लोग मौके पर पहुंचे। बुजुर्ग महिला को मनाने में जुट गए, बार बार उसे विश्वास दिलाया कि बाहर आ जाओ, टीका नहीं लगाएंगे। तब जाकर बुजुर्ग महिला झाड़ियों से बाहर आई। नहीं लगा, अरे नील लगा हुआ था, हाथ का जोड़ रहा, मेरे पे विश्वास है सरपंच। हाँ तो बात बच्चे का टेंशन आई जाओ, पानी पा। बाइक से पेट्रोल निकाल रहे ये सिपाही सेवाराम है, जो अपनी बाइक से पेट्रोल निकालकर अजय सर गांव के रहने वाले इस शख्स की बाइक में भर रहे हैं। दरअसल इस शख्स की मां JLN अस्पताल में भर्ती है और ये युवक उन्हीं से मिलकर अपने घर लौट रहा था कि उसकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया और पेट्रोल खत्म होने की वजह से बाइक बंद हो गई। जब नया बाजार चौपड़ पर ड्यूटी कर रहे सिपाही सेवाराम को इस शख्स ने अपनी परेशानी बताई तो सेवाराम ने अपनी बाइक से पेट्रोल निकालकर इसकी बाइक में डाल दिया ताकि ये अपने घर पहुंच सके। सेवाराम को यह पता था कि लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल पंप बंद हैं और अगर वो इसकी मदद नहीं करेंगे तो फिर ये शख्स अपने घर नहीं जा सकता, लिहाजा उन्होंने इसकी मदद के लिए अपनी बाइक से पेट्रोल निकालकर इसकी बाइक में डाल दिया। ये बच्चा पिछले कई दिनों से बीमार था। लॉकडाउन की वजह से इसे अस्पताल ले जाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में पुलिस वालों ने इसकी मदद की और अब ये बच्चा इलाज के लिए अस्पताल पहुंच चुका है। बच्चे की मदद के लिए आगे आई पुलिस वालों की ये तस्वीरें उदयपुर से आई हैं। बताया जा रहा है कि आयड़ इलाके में एक कॉम्प्लेक्स के चौकीदार के 8 साल के बेटे की तबीयत 5 दिनों से खराब थी। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की जरूरत थी, लेकिन चौकीदार को कहीं से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में चौकीदार बच्चे का इलाज झाड़ फूंक करने वालों से कराने लगे थे। इसी बीच पुलिस वालों को इस बच्चे के बीमार होने की खबर मिली और फिर वो इसकी मदद के लिए उसके घर पहुंचे। डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम के सदस्य इस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे और फिर इसका इलाज शुरू हो गया। कुछ दिन पहले महज 15 दिनों में 20 लोगों की मौत की वजह से देश भर में सुर्खियों में रहे सीकर के खीरवा गांव के लोगों ने कोरोना को हरा दिया है। 15 दिनों में 20 लोगों की मौत के बाद दहशत में आए खीरवा गांव के लोग पहले तो दहशत में आ गए थे, लेकिन फिर उन्होंने कोरोना से लड़ने की ठान ली। यहाँ के युवाओं ने पहले तो गांव के बीमार लोगों के लिए पास के मदरसे में एक अस्पताल बनवाकर वहाँ इलाज शुरू कराया। फिर इस मदरसे में ऑक्सीजन से लेकर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गयी। साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सख्त लॉकडाउन के जरिए संक्रमण फैलने से रोका गया। साथ ही सही इलाज होने से कोविड सेंटर में भर्ती सभी 27 गंभीर मरीज ठीक होकर घर भी लौट गए। अब हालात ये हैं कि यहाँ एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं है। श्री गंगानगर के सादुल शहर में बुधवार की देर रात स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पिकअप से 3,900 लीटर अवैध डीजल बरामद किया है। प्रशासन ने ये कार्रवाई सादुल शहर के बनवाली गांव के पास के बस स्टैंड पर की है, जहां 2 पिकअप वैन में 3,900 लीटर डीजल रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि ये डीजल पंजाब से तस्करी कर यहां लाया गया था। इन दोनों गाड़ियों को जब्त करने के बाद लालगढ़ पुलिस थाना ले जाया गया और जीएसटी विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। इसके बाद जीएसटी विभाग ने इन दोनों गाड़ियों के मालिकों पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया। दोनों गाड़ियों को लेके थाने आ गए। बीच में थाने की भी पुलिस मिल गई थी, तो लालगढ़ थाने में दोनों को खड़ा कर दिया है और अभी जो जीएसटी से एंटी इवेजन के जो
कॉमर्शियल टैक्स के अधिकारी है वो आगे हैं, उन्होंने कुछ जुर्माना राशि है वो इन पे लगा दी है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर से सटे खंडार के गांव के लोग इन दिनों भालुओं की वजह से दहशत में हैं। दरअसल लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों से ना के बराबर निकल रहे हैं। ऐसे में भालू रिहायशी इलाकों के पास तक आ रहे हैं। कई बार तो ये गांव के अंदर भी नजर आ रहे हैं। हाल ही में खंडार के बानीपुरा गांव स्थित बालाजी मंदिर में एक भालू उस वक्त आ घुसा जब मंदिर परिसर में कुछ ग्रामीण भजन कीर्तन कर रहे थे। इस दौरान वहां भालू के आने से लोग भजन कीर्तन छोड़कर मंदिर से बाहर आ गए और मंदिर के हॉल का दरवाजा बंद कर दिया ताकि भालू अंदर ना आ सके। कुछ देर तक भालू इधर उधर टहलता रहा और फिर जंगल की ओर चला गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि कोरोना काल का लॉकडाउन भले ही इंसानों के लिए पाबंदी लेकर आया हो, लेकिन जंगली जानवरों के लिए ये बेहतर मौका साबित हो रहा है जब वो बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। हालांकि इनकी ऐसी बेफिक्री इंसानों पर भारी पड़ सकती है। 20 मिनट 20 खबर में आप देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। बिहार के जहानाबाद से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां नेशनल हाईवे पर 3 मंजिला एक मकान अचानक ढह गया। इस घटना की तस्वीरों को आसपास के कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें हादसे से पहले वहां थोड़ी चहल पहल दिखी। एक ट्रक भी उसी समय वहां से गुजरता दिखाई दिया, जिसके तुरंत बाद वो मकान ताश के पत्तों की तरह ढहकर जमीन पर आ गिरा। मकान के गिरते ही वहां धूल का गुबार छा गया। बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा। इस घटना को देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। थोड़ी ही देर में वहां आसपास के कई लोग भी जुट गए। बाद में लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी। मध्य प्रदेश के इंदौर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां सालों से बंद पड़ी एक मिल में अचानक आग लग गई। हालांकि ये आग कैसे भड़की इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन मिल से उठ रही आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर एक पल के लिए तो रोंगटे खड़े हो गए। रात के अंधेरे में मिल से उठ रही लाल लपटों ने वहां जुटे लोगों को डरा कर रख दिया। इतनी भीषण आग के उसने आसपास मौजूद कुछ दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग तो आग, वहां से उठ रहे धुएं को देखकर ऐसा लगा मानो वो आसमान में कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां और पानी के कुछ टैंकर थोड़ी देर में वहां पहुंच गए। 30 से 40 हजार लीटर पानी लगा दिया है और आग का कार्य जारी है। दमकल कर्मियों ने आग बुझाने के लिए वहां एक सीढ़ी लगाई ताकि उस पर चढ़कर आग को आसानी से बुझाया जा सके और आखिरकार उन्होंने आग को बुझा लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया है कि इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब तेज आवाज में गाना बजने पर एक पक्ष ने दूसरे को टोका, जिस पर विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से भिड़ गए। शुरू में ये लड़ाई दोनों पक्षों के लड़कों के बीच हुई, लेकिन जल्द ही इसमें महिलाएं भी शामिल हो गयीं। इसके बाद तो वहां जमकर लात और मुक्के चलने लगे। कुछ लोग डंडे बरसाते भी दिखाई दिए। इस बीच एक महिला दौड़ती हुई वहां पहुंची और दूसरे पक्ष के एक आदमी को चप्पल से पीटने लगी, लेकिन तुरंत ही उसे इस हमले का जवाब भी मिल गया। आसपास के लोग दूर से ही इस लड़ाई को देखते रहे। कोई बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया। यही वजह रही कि दोनों पक्षों में काफी देर तक मारपीट होती रही, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस दौरान कुछ लोगों के कपड़े भी फट गए, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। खबर है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और इसकी जांच में जुट गई। दिल्ली में पहले ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हो गई और अब दिल्ली के द्वारका में मौजूद इस सेंटर में लोग गाड़ी में बैठकर ही कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगे। इस सेंटर का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन किया। इस दौरान वहां कई लोग अपनी गाड़ियों के अंदर बैठकर ही कोरोना की वैक्सीन लगवाते नजर आए। इस दौरान पहले उनके दस्तावेजों की जांच की गई, इसके बाद उन्हें गाड़ी में ही टीका लगाया गया। आप अपनी गाड़ियों में अपनी बाइक में आएंगे और आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी के अंदर ही आपको वैक्सीन लग जाएगी। टीका लगवाने के बाद लोगों को गाड़ी में ही आधे घंटे इंतजार करने की हिदायत दी गई। इस नई सुविधा से वहां पहुंचे लोग भी काफी खुश दिखे। इजी टू अप्रोच एंड सेफ ऑल्सो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल्द ही दिल्ली में ऐसे कई और ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर खोलने का ऐलान किया है।
इसी किस्म के ड्राइव थ्रू सेंटर और भी बहुत सारे शुरू होने वाले हैं। द्वारका के निजी अस्पताल में बनाए गए इस सेंटर में फिलहाल रोजाना 100 से 200 लोगों को टीका लगाया जा सकेगा, लेकिन यहाँ टीके की एक खुराक के लिए लोगों को 1600 रुपए चुकाने होंगे। खास बात यह है कि दिल्ली में ड्राइव थ्रू यानी गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लगवाने के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना और स्लॉट बुक कराना जरूरी है, और इसके लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर 200 रुपए लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां लंबे वक्त शराब की दुकान खुलने पर कुछ लोगों ने दुकान के बाहर ही पूजा शुरू कर दी। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद वहां शराब की ज्यादातर दुकानों पर लोगों की जबरदस्त भीड़ जुट गई, लेकिन भीड़ के बीच सबसे दिलचस्प तस्वीर रायपुर के गंज इलाके से सामने आई। वहां शराब खरीदने के बाद एक शख्स ने एक नारियल पर कुछ अगरबत्तियां लगाई और शराब मिलने की खुशी में भगवान का शुक्रिया अदा किया। इतने लंबे वक्त बाद उसके लिए शराब का मिलना मन की मुराद पूरी होने जैसा हो गया। उस दुकान के बाहर ऐसा करने वाला वो अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ और लोगों ने भी शराब मिलने पर भगवान को हाथ जोड़ते हुए खुशी जताई। छत्तीसगढ़ के बाकी इलाकों में भी शराब की दुकानों के बाहर जबरदस्त भीड़ जमा हो गई। एक दुकान के बाहर तो कई किलोमीटर लंबी लाइन नजर आई। वहां ज्यादातर लोग अपनी मोटरसाइकिलों में शराब लेने पहुंचे थे। उनकी मोटरसाइकिलें भी सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर की दूरी तक खड़ी दिखी। हालांकि वहां शराब खरीदते वक्त लोग इतने बेसब्र हो गए कि उन्होंने एक दूसरे से जरूरी दूरी का ध्यान तक नहीं रखा। शराब खरीदने की ऐसी ही होड़ राज्य की कई शराब की दुकानों पर भी देखी गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मौजूद ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम में कोरोना की वैक्सीन लगाने की शुरुआत हो गई, लेकिन पहले ही दिन वहां कोरोना नियमों की जमकर अनदेखी हुई। स्टेडियम में वैक्सीनेशन के दौरान किसी भी हाल में नियम न टूटे, इसके लिए उसे 6 जोन में बांटा गया था। इसके बावजूद पहले ही दिन वहां वैक्सीन लगवाने पहुंची भीड़ को संभाल पाना स्टेडियम में मौजूद पुलिस वालों के लिए मुश्किल हो गया। रजिस्ट्रेशन के दौरान लंबी कतारों में लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े दिखे। यही हालत वैक्सीन लगवाने के बाद भी देखी गई। स्टेडियम में मौजूद कुर्सियों पर बैठने के दौरान भी कई लोगों ने दूरी नहीं बनाई। ये जो टीकाकरण अभियान है ग्रीन पार्क में ही कई दिनों तक चलना है, आज पहले दिन मिसमैनेजमेंट दिख रहा है। जब भीड़ बढ़ती दिखी और कोरोना नियम तार तार होने लगे, तब वहां तैनात पुलिस वाले भी एक्शन में आ गए। इस बीच जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने सोचा था कि वैक्सीन हम लोगों को स्टेडियम में लगाई जाएगी। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने स्टेडियम में बने इन हालात पर सफाई दी है। जिसका स्लॉट बाद का स्लॉट है, वो लोग भी एक साथ आ जाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को मानना तो दूर, कुछ लोग तो स्टेडियम में बिना मास्क लगाए भी नजर आए। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो वो टीका लगवाने नहीं बल्कि पहले की तरह कोई क्रिकेट मैच देखने वहां पहुंचे हों। आपको बता दें कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही हमें मालूम हो जाता है कि हमारा नंबर कब और कितने बजे आएगा, और हम तय समय से बहुत पहले या बाद में जाकर आपाधापी मचाएंगे तो वैक्सीन की एंटीबॉडी से पहले वायरस का खतरा ही फैलाएंगे। हत्या के आरोप में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार से जुड़ा एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ होता है कि कुख्यात बदमाशों से सुशील कुमार के रिश्ते सालों पुराने हैं। इस वीडियो में दिल्ली और हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर काला जठेड़ी भी नजर आ रहा है। वीडियो 2019 में हुई गैंगस्टर काला जठेड़ी के भाई की शादी का है। सोनीपत में हुई इस शादी में पहलवान सुशील कुमार भी पहुंचा था। शादी में आए जठेड़ी के साथियों ने सुशील कुमार के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई थी। उस वक्त काला जठेड़ी जेल में था और शादी में शामिल होने के लिए पैरोल पर बाहर आया था। उसके साथ वीडियो में पुलिस वाले भी दिखे, लेकिन इसके बावजूद शादी में खुलेआम हथियार लहराए गए और हवाई फायरिंग भी की गई। हालांकि अब काला जठेड़ी को सुशील की जान का दुश्मन बताया जा रहा है। खास बात यह है कि संदीप उर्फ काला जठेड़ी हरियाणा और दिल्ली पुलिस का वांटेड है, जिसके देश से बाहर भाग जाने की आशंका है, जिससे दोस्ती करके सुशील पहलवान विवादित संपत्तियों की खरीद फरोख्त के धंधे में शामिल था। और सागर पहलवान के हत्या की वजह भी यही बताई जा रही है, जो काला जठेड़ी का करीबी था। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं,
जहां अफ्रीकी मूल की 2 महिलाओं को एक कार ने कुचलने की कोशिश की। ये दोनों महिलाएं हाल ही में पुलिस की ज्यादती का शिकार हुई। अमेरिका में रहने वाले एक और अफ्रीकी मूल के शख्स की मौत पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी। तभी अचानक वहां खड़ी सफेद कार ने आगे बढ़ते हुए दोनों महिलाओं को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बिना ब्रेक लगाए ये कार वहां मौजूद दूसरे प्रदर्शनकारियों की तरफ बढ़ने लगी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। इस बीच कार को रोकने की कोशिश में एक प्रदर्शनकारी के हाथ से झंडा छूटकर सड़क पर गिर गया, लेकिन सबूत के लिए वो पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता रहा। कार चला रही महिला को हमला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका में नस्ल और रंग भेद के मसले पर अलग अलग समूहों के लोगों के बीच बड़ी नफरत अब खूनी खेल में तब्दील हो गई है, जिसका डरावना रूप नॉर्थ कैरोलिना में भी दिखा। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में उसके सुरक्षा बल के हाथों फिलिस्तीन के एक आदमी की मौत ने इलाके में तनाव को बढ़ा दिया। गाजा पट्टी में कई दिन पहले युद्ध विराम हो गया, लेकिन आसपास के दूसरे विवादित इलाकों में इजरायली और फिलिस्तीनी रोजाना आमने सामने आ रहे हैं और उसी कड़ी में इस बार फिलिस्तीन का शख्स इजराइल के अंडर कवर सैनिकों की गोलियों का शिकार हो गया, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच शांति की कोशिशें हवा हो गयी और पूरे इलाके में तनाव चरम पर नजर आया। मरने वालों को आखिरी विदाई देने के लिए सैकड़ों लोग अपने घरों से निकल आए। उनकी आंखों में आंसू भी थे और आवाज में सिसकियां भी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके मन में सुलग रहे गुस्से के शोर ने मातम की हर चीत्कार को दबा दिया। बदले की आग में जल रहे लोगों ने जनाजे में जबरदस्त हवाई फायरिंग करके अपने इरादे भी जता दिए। आरोप है कि फिलिस्तीनी इजराइल की हिट लिस्ट में भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसे मार गिराया गया, जबकि इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि मरने वाला शख्स आतंकियों का साथी था। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जिन इलाकों में विवाद है, वहां चरमपंथियों पर नजर रखने के लिए इजराइल के सैनिक फिलिस्तीनियों के बीच वेश बदल कर रहते हैं और ऐसे ही सैनिकों पर फिलिस्तीन के युवक की हत्या का आरोप है, जो वेस्ट बैंक इलाके में रिफ्यूजी कैंप में रहता था। रात के गुप्त अंधेरे में जब दूर पहाड़ों पर सब कुछ काला नजर आ रहा था, तब भी ज्वालामुखी पर होता विस्फोट मीलों दूर से ही दिखाई दे रहा था। विस्फोट भी कोई मामूली नहीं, बल्कि ऐसा विकराल कि देखने वालों की आंखें चौंध आ जाएं। सुलगते लावे के छींटे अंगारे बनकर ऐसा तांडव करते नजर आए कि उसके आगे ठोस लोहा भी पिघलकर टपक जाए। पहाड़ की ढलानों को तो खौलते लावों की धाराओं ने बुरी तरह झुलसा दिया। खास बात यह है कि इटली का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी एतना ही है, जिसके आसपास करीब 1000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कोई नहीं रहता और इस ज्वालामुखी के फटने से किसी की जान खतरे में नहीं पड़ती। लेकिन वहां लगातार लावा निकलने से भूगर्भ वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, जिन्हें एतना की मोस्ट एक्टिव की वजह समझ नहीं आ रही है। कोरोना के हाहाकार के बाद अब बारी सुकून वाली खबरों की। खबर जालौर से है, जहां कोरोना पर लगभग कंट्रोल हो चुका है। अस्पतालों में भीड़ खत्म हो गई है और एक्टिव केसों की संख्या प्रदेश में सबसे कम है। ऐसे में जालौर पूरे प्रदेश को आस जगा रहा है और खुद जालौर के लोगों को राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक लॉकडाउन की पाबंदियों में कुछ राहत की उम्मीद है। 8 जून से पहले जालोर होगा अनलॉक। काबू में कोरोना, महज 241 एक्टिव केस। जिले में जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों पर लगाम लगी है, आने वाले कुछ ही दिनों में जिले के व्यावसायिक गतिविधियों में भी राहत प्रदान की जा सकती है। राजस्थान के जालोर जिले में महज 241 एक्टिव केस सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में बाकी शहरों की तरह जालोर ने भी काफी मुश्किलें झेली, लेकिन कोरोना पर काबू पाने में जालोर प्रदेश भर में सबसे आगे रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि जालोर को जल्द ही सरकार की तरफ से सौगात मिल सकती है। दरअसल कोरोना की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकार ने वैसे जिलों में कारोबारी छूट के संकेत दिए हैं जहां कोरोना के एक्टिव केस की संख्या कम है। 1000 से कम एक्टिव केस वाले जिले में राहत मुमकिन। बांसवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, प्रतापगढ़ और टोंक में भी 1000 से नीचे एक्टिव केस।
जालोर में सबसे कम एक्टिव केस की संख्या है। जालोर में पिछले 3 दिन से 10 के आसपास नए केस मिल रहे हैं। जालोर में पिछले 15 दिनों में 315 पॉजिटिव केस मिले। ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में करीब 100 समथिंग कुछ पेशेंट्स हैं जो एडमिटेड हैं, पर वो सारे ऑक्सीजन पे नहीं हैं। और अभी हमने कड़ी समीक्षा भी करी है, तो इसमें बहुत सारे हैं जो 1-2 दिन में अभी डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलमोस्ट रिकवर हो गए, पर क्योंकि पीछे कोरोना का थोड़ा पैनिक था तो लोग घर जाने में भी वो सोचते हैं 2 दिन और रुक के जाएं, इस हिसाब से। बाकी पेशेंट का लोड हमारा काफी कम हो गया है। जालोर की ये उपलब्धि खास मायने रखती है, क्योंकि जब राजस्थान के कई जिलों में अभी भी मुश्किलें कायम हैं, तब जिले में न सिर्फ कोरोना के केस कम हुए हैं, बल्कि अस्पताल पर मरीजों की संख्या भी सामान्य हो गई है। हालांकि जिला कलेक्टर इसमें सामूहिक जिम्मेदारी को अहम बता रही है। हमारे यहाँ जो कोरोना का कंट्रोल हुआ है, इसमें पूरी टीम का योगदान है। इसमें ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल से लेकर जिला स्तर तक सभी अधिकारी, कर्मचारी, सभी डिपार्टमेंट्स और जालोर की आम जनता, इन सब का बहुत अच्छा योगदान रहा है। हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने, चाहे वो सर्वे हो, चाहे टेस्टिंग हो, सब में पूरा योगदान दिया। पुलिस प्रशासन ने मिलकर गाइडलाइंस की पूरी पालना करवाई है। नई गाइडलाइन के अनुसार बात करें तो राजस्थान के 5 जिले ऐसे हैं जहां पर 1000 से कम एक्टिव केस है, तो वहीं जालोर जिले के लिए महज 241 एक्टिव केस ही सामने आए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जालोर जिले के लिए ये सुखद खबर है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, जालोर। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्टर